देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सभी दल इस 182 सीटों वाले राज्य की सत्ता पर नजर गड़ाए हुए हैं और अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। इन तैयारियों के बीच कांग्रेस ने ऐसा दांव चल दिया है जो सत्ताधारी दल की सारी कोशिशों पर पानी फेर सकता है और कांग्रेस ने यह दांव चला है अपने मैनिफेस्टो के जरिए। तो क्या खास है कांग्रेस के घोषणा पत्र में? कैसे बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है घोषणा पत्र? कांग्रेस ने किस वर्ग का रखा है ख्याल? किन मुद्दों पर किया है फोकस? इन सवालों के जवाब तो हम आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में देंगे ही, साथ ही बीजेपी के साथ गुजरात में और क्या चुनौतियां हैं इन पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात गुजरात में जीत के लिए कांग्रेस के दांव की। दोस्तों, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो सभी दलों का पूरा फोकस उस राज्य की जनता को लुभाने पर होता है, जनता को अपने पाले में लाने पर होता है, क्योंकि हर कोई इस बात से वाकिफ है कि जिसे मिलेगा जनता का साथ उसी के सिर सजेगा ताज। अब इस ताज को पाने की होड़ में सभी दल एक से बढ़कर एक तरकीबें लाते हैं, सत्ताधारी दल की खामियों को उजागर करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है घोषणा पत्र, जिसमें हर दल जनता से भरपूर वादे करता है और उन्हें पूरा करने का आश्वासन भी देता है। और अब गुजरात में वही दौर जारी है। सभी दल जनता के लिए वादों की झड़ी लगा रही हैं और इस दौड़ में कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को गुजरात चुनाव में पार्टी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं उन वादों के बारे में जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं और ये वादे गुजरात की सियासत में कितना उलटफेर ला सकते हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है बीजेपी के बयानों से, जिसमें उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई अहम वादे किए, जैसे पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रख दिया जाएगा, कोरोना से जान जाने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, वहीं सस्ती दवा के लिए जनता मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, रिक्त पद भरे जाएंगे, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। अब आप इन घोषणाओं को देखकर कई हद तक समझ गए होंगे कि इनमें क्या खास है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लगभग उन सभी मुद्दों पर फोकस किया है जिस पर बीजेपी सरकार विफल नजर आई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोरोना पीड़ित, ये सभी वो मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस शुरुआत से फोकस कर रही है और अब कांग्रेस ने इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में भी जगह दे दी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ दिख रहा है कि पार्टी ने जनता के बीच जाकर उनकी दिक्कतों को समझकर उन्हें ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो तैयार किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर अशोक गहलोत ने इन सभी वादों को पूरा करने का दावा भी किया। अब मुझे बताइए, जो किस्तें जमा हुई अभी तक उससे इनकार कर रही है। आप वित्त मंत्री हो भारत सरकार की, आप अगर पैसा जो जमा आपके पास ट्रस्टी के रूप में है और हमने वापस लागू कर दी पुरानी पेंशन योजना, वो हमारा पैसा है और लौटाने में आप आनाकानी कर रही हो, इनकार कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या इतना दिवालिया हो गया केंद्र सरकार? तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो जो करेगी ओपीएस, उस पैसे को लौटाने में आपको तकलीफ हो रही है। उस पैसे में आपका कैसे अधिकार हो सकता है? जवाब वो दे। गहलोत का कहना है कि 6 लाख लोगों से पूछकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मैनिफेस्टो बीजेपी के लिए मुसीबत क्यों बन गया है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है और करीब 24 सालों से है। ऐसे में राज्य में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ ही रही है। भले ही पार्टी पिछले 2.5 दशक से सत्ता में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2002 के बाद से हर चुनाव में बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। अगर बात करें 2002 की, तो बीजेपी ने 127 सीटें हासिल की थी। वहीं 5 साल बाद यानी 2007 में ये सीटें मात्र 117 रह गईं। वहीं उसके 5 साल बाद 2012 में सीटें 115 रह गईं और 2017 में तो ये 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई और मात्र 99 सीटें रह गईं।
ऐसे में इस बार कांग्रेस को जीतने की पहली ही उम्मीद है। ऐसे में पार्टी का मैनिफेस्टो भी उसे फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि अपनी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने हर वर्ग पर फोकस किया है, चाहे वो युवा हो, किसान हो या फिर कोरोना पीड़ित ही क्यों ना हो। ये वो वर्ग हैं जो इस समय सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में एक ऐसा वादा किया जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, इस वादे को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर ही है। दरअसल अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी नेता मधुसूदन मिस्त्री ने तो ये तक कह दिया कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते। उन्होंने कहा इस चुनाव में उन्हें औकात दिख जाएगी। अब ये तो सभी जानते हैं कि नाम बदलने की प्रथा तो बीजेपी की है। ऐसे में जब अपनी बारी आई तो बीजेपी बौखला गई और कांग्रेस के वादों को झूठा करार दे रही है। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बयानों का दौर शुरू हो गया है, उसने इस बात का संकेत दे दिया कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र किस तरह से गुजरात की सियासत में उलटफेर कर सकता है, जिसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस के वादों को झूठा बताने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, पहले ही बीजेपी चुनाव दर चुनाव अपनी सीटों में दर्ज हो रही गिरावट से परेशान है। लेकिन जहां इधर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, तो वहीं बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई के मामले में गुजरात सरकार की देश भर में किरकिरी हो रही है। लेकिन गुजरात सरकार और यहां तक कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को भी चुनाव में खूब भुनाया है। इतना ही नहीं, उसने तो इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में ही जगह दे दी है। कांग्रेस ने वादा किया कि बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर जेल भेजने की बात की। इसके साथ ही कांग्रेस ने और भी कई दावे किए। कांग्रेस ने छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। उसने कहा उच्च शिक्षा की फीस में 20% की कमी की जाएगी, अन्य सेवा शुल्क खत्म किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने किसानों के लिए कहा कि उनके कर्ज माफ किए जाएंगे, तालाब बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, नहर से खेत तक फ्री में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में इन समुदायों को आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में ही प्राथमिकता देकर अत्युदय के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत सेवकों के लिए कांग्रेस ने कहा पंचायतों से छीनी गई शक्तियां उन्हें वापस लौटाई जाएंगी। भ्रष्टाचार की रोकथाम और मनरेगा के लिए समय पर भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस बात से सभी वाकिफ हैं कि गुजरात जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि ये राज्य देश के पीएम और गृह मंत्री दोनों का गृह राज्य है। ऐसे में अगर ये राज्य बीजेपी नहीं बचा पाई तो आगामी 2024 आम चुनाव के लिहाज से ये काफी गलत संकेत जाएगा। ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत को झोंक रही है, लेकिन राज्य में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी घिर गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी के अंदर मची खलबली ने भी पार्टी की स्थिति को राज्य में कमजोर कर दिया है और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से इस कलह के बढ़ने के और ज्यादा आसार हो गए हैं। हालांकि पार्टी ने काफी मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि उम्मीदवारों के चयन से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक वर्ग नाराज है। इनमें से कुछ ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। बड़ोदरा जिले की बाघोडिया विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक मधु श्रीवास्तव ने टिकट कटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये बागी इन चुनावों में बीजेपी की टेंशन बन गए हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपसी लड़ाई में कांग्रेस फायदा उठा ले जाएगी। अब इसी टेंशन में बीजेपी खुली जा रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या नहीं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।